हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट में हम देख चुके हैं कि मिस बाय पहुंची होती है जिंग जिंग के घर पर और गू भी वहां पर आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसके दादाजी ने बाय को वहां भेजा है इस घर को ख़रीदने के लिए। और वो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाती हैं कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों को यहाँ से मूव करना पड़ेगा। एक्चुअली दादाजी अब एक्शन में आ गए थे। उन्होंने फैसला किया था कि अगर खुद गू वहाँ से मूव नहीं करता तो वो उस घर को ही ख़त्म कर देंगे। अब गू कहता है कि दादाजी तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन बाई तुमने तो हमेशा मेरी हेल्प की थी। लेकिन बाई कहती है कि इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स अब एक जेलसी का एलिमेंट भी तो बाई के दिल में आ चुका था। वो कहती है कि तुम अच्छे से जानते हो दादाजी तुमसे क्या चाहते हैं, बस वही कर दो, सारे मसले हल हो जाएंगे। अब गू तो एकदम सैड हो जाता है। वो अंदर आता है, मॉम डैड को परेशान होने से तसल्ली देने लगता है और उनसे सॉरी भी करता है कि मेरी वजह से आप लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मॉम डैड इतने स्वीट थे। मॉम तो कहती है कोई बात नहीं, हम लोगों की सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरी है, हमारा अपना तो कोई घर है नहीं, तो रेंट के घरों पर हम लोग ऐसे ही मूव होते आए हैं। आज नहीं तो कल हमें यहाँ से मूव करना ही था। जबकि जिंग जिंग फिर से सीक्रेटली दादाजी को मिलने के लिए उसी नूडल्स शॉप पर जाती है। दादाजी आज थोड़े से उससे शर्मिंदा थे क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसे घर से मूव जो करा रहे थे। वो कहते हैं कि पहले मैंने इस आइडिया के बारे में सोचा था, लेकिन तब तक तो मेरी तुमसे दोस्ती नहीं हुई थी ना। और फिर वो अपने दिल की बहुत सी बातें भी जिंग जिंग से शेयर करते हैं। कहते हैं कि एक्चुअली मैं थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप, मुझे कंजर्वेटिव मेथड्स पसंद हैं, जबकि गू वो बहुत लिबरल है। उसे नए नए आइडियाज़ अच्छे लगते हैं और वो कंपनी की सारी मैनेजमेंट को नए तरीके से ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। मुझे इसमें बहुत से रिस्क लगते थे जिसका मैंने उसे अलाउ नहीं किया। इसी बात पर वो मेरे से ऐसा नाराज़ हुआ है कि अब लौटने को ही नहीं आता। उधर मॉम डैड को दिखाते हैं शिफ्टिंग के लिए वो बहुत सा पुराना सामान इधर से उधर कर रहे होते हैं। वहीं पर ही उनको अपनी वेडिंग रिंग भी नज़र आती है जो बहुत अरसे बाद उन्होंने देखी थी, तो डैड को शरारत सूझती है। वो वही रिंग दोबारा से मॉम को पहनाने लगते हैं। अब मॉम तो बहुत शर्माती है और ऊपर से गू भी आ जाता है और वहाँ पे एम्बेरस होते होते वो रिंग भी एक दफ़ा नीचे गिर जाती है। इतने में उनको एक पुराना फ़ोटो एल्बम नज़र आता है। वो वही गू को दिखाने लग जाते हैं। उसमें बहुत क्यूट क्यूट सी जिंग जिंग की बचपन की फ़ोटोज़ थी जो देखकर गू बहुत खुश होता है। लेकिन डैड वो बहुत इरिटेट हो रहे थे। उसकी वजह ये थी कि इसी एल्बम में उन्होंने अपनी बहुत सारी सेविंग्स छुपा कर रखी हुई थी मॉम से चोरी चोरी। लेकिन जब वो सेविंग्स पकड़ी जाती हैं तो मम्मी जो डैडी का हाल करती हैं वो देखने वाला होता है। वेल जब गू ये स्वीट सा मोमेंट देखता है तो उसे भी अपना फैमिली मोमेंट याद आने लगता है। उसकी फैमिली कोई और नहीं, सिर्फ उसके दादाजी थे। वो उसको स्कूल भी छोड़ने जाया करते थे। उसे हमेशा डर लगता था कि उसके मॉम डैड की तरह कहीं दादा भी उसे छोड़ के न चले जाएं। और ये सब देखने के बाद वो आज उनको काफ़ी मिस कर रहा था। अब जिंग जिंग भी गू के पास आकर बैठ जाती है और उससे बहाने बहाने से पूछने लगती है कि तुम्हारे दादाजी के साथ एक्चुअली तुम्हारे इश्यूज़ क्या हैं। यहाँ पर गू अब जिंग जिंग को ट्रस्ट कर सकता था। वो उसे बताता है कि मैंने 1 साल वहाँ, अगर इसी तरह से ये गू ग्रुप को चलाते रहे तो ये आउटडेटेड हो जाएगा और बाकी सब कंपनीज आगे निकल जाएंगी। अगर इस बारे में मैं कभी दादा से बात करने की कोई भी कोशिश करता था तो बस इन दी एंड हमारी फाइट ही होती थी। यहाँ पर उनको फिर वही रिंग मिल जाती है जो थोड़ी देर पहले खो गई थी और गू उसके मॉम डैड की वेडिंग रिंग अब जिंग जिंग को चोरी चोरी पहना देता है। अब अगले दिन सुबह ही सुबह जिंग जिंग दोबारा से चोरी चोरी उसी राइस नूडल शॉप पर जाकर दादाजी से मिलती है। दादाजी से बार बार हेल्प करने को कहते हैं और इमोशनली भी ब्लैकमेल करके उसे रोकते रहते हैं। लेकिन जिंग जिंग को एक्चुअली गिल्टी फील हो रहा था कि अगर गू को पता चला कि मैं ऐसे चोरी छुपे आपसे भी मिल रही हूँ तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा और वो उस राइस नूडल शॉप की स्मेल से उसे न पहचान ले। इसीलिए उसने ऊपर से एक रेन कोट भी पहना हुआ था। लेकिन जब दादाजी इतनी रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कहती है ओके मैं फिर से कोशिश करूंगी उसे मनाने की। लेकिन जब वो घर जाती है तो वही रेन कोट वो गू को देखते ही उसे एक जगह पर छुपा देती है। लेकिन गू भी बहुत चालाक था, उसने नोटिस कर लिया था कि जिंग जिंग ने कुछ तो छुपाया है। अब गू तो बहुत गिल्टी था। उनको उसकी वजह से घर मूव करना पड़ रहा था। वो एक बहुत अच्छे से अपार्टमेंट का उन लोगों के लिए अरेंज करता है जो एक्चुअली गू का ही होता था। अब ऑफ कोर्स जिंग जिंग जानने के बाद तो वो घर कभी भी नहीं रहेगी, इसीलिए वो एक एजेंट को अपने साथ मिलाकर झूठ बोलता है और कम रेंट पर वही घर उनको दिलाने की कोशिश में होता है। दूसरी तरफ जिंग जिंग भी काफ़ी परेशान थी। सारी दिल की बातें वो आइमी से ही कर सकती थी। उसे बताती है कि कैसे दादाजी भी उसी को ही कोर्ट कर रहे हैं और उधर से गू भी। उन दोनों को वो कैसे एट अ टाइम हैंडल करे उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब नेक्स्ट डे जब जिंग जिंग और गू दोनों घर की तलाश में निकले हुए होते हैं तो जिंग जिंग तो वो एरिया देखकर हैरान रह जाती है कि यहाँ का रेंट काफ़ी हाई होगा। इसीलिए वो सोचती है कि वापस ही चलना बेटर होगा। लेकिन जब वो लोग अंदर जाते हैं घर देखते हैं मॉडर्न था और उसका रेंट
कॉन्फिडेंट भी लो था। जिंग जिंग को शक जरूर होता है, लेकिन गू तो उस घर की तारीफें ही किए जा रहा था। जिंग जिंग एक बहाने से उससे उसका फ़ोन लेती है और जब देखती है तो उसी घर का वाईफाई उसके फ़ोन से कनेक्ट था। वो समझ गई थी कि ये इसी का ही घर है। अब गू तो पकड़ा गया था। जिंग जिंग आगे आगे थी और गू पीछे पीछे माफिया मांगता आ रहा था। अब जिंग जिंग सोचती है कि यही राइट टाइम है। जैसा कि दादाजी ने कहा था वही बातें इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। वो उसे कहती है कि देखो हम दोनों तो इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी फैमिली के साथ कोई भी इश्यूज़ रहें। चाहे जो भी हो, वो तुम्हारे दादा हैं, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। उधर डैड अब घर में कोई लास्ट फिनिशेस कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि अगले ऑनर को कुछ भी टूटा फूटा मिले, हर चीज़ रिपेयर करके जाना चाहते थे। गू काफ़ी सैड होता है, उनसे फिर से आकर माफ़ी भी मांगता है, लेकिन डैड कहते हैं कि घर तो बदलते रहेंगे, हम लोगों का असली एसेट तुम दोनों हो, बस तुम दोनों खुश रहो। और फिर वो लोग स्ट्रेस में थे तो थोड़ा ड्रिंक भी करते हैं। डैड उसे बताते हैं कि एक्चुअली गू तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं ऊपर से स्ट्रिक्ट ज़रूर हूँ लेकिन तुम बहुत क्यूट लड़के हो। यहाँ पर ऊपर से मॉम आ जाती हैं और उनको रियलाइज़ कराती हैं कि कब डैड ने गू को टच भी किया और गू को कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब है उसका हैफोफोबिया आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही ठीक हो चुका था। इसी खुशी में वो दोनों आकर उसको हक करते हैं, मिलते हैं। गू की खुशी भी देखने वाली थी। चाहे जितना ही बड़ा फोबिया हो, बीमारी हो, प्यार से और अच्छे इन्वायरमेंट से ठीक हो जाता है। गू ने यही सीखा था। जिंग जिंग ने आजकल काफ़ी सस्पिशियस हरकतें की थी। गू को शक हो गया था तो वो उसी नूडल शॉप के ऑनर से एक दफ़ा बात करता है और उसे पता चलता है कि मिस्टर गू यानी कि उसके दादाजी वो आकर मिलते हैं वहाँ पर जिंग जिंग से अक्सर, और यहाँ पर उसे फील हो जाता है कि कुछ तो फिशी चल रहा है। अब वो दादाजी के पास सामने आकर बैठ गया था। दादाजी बहुत खुश हुए थे, उन्हें लगा था कि जिंग जिंग ने काम करके दिखा ही दिया है। लेकिन गू कहता है वापस मैं आ गया हूँ तो शर्तें सारी अपनी मनवाऊंगा, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही कंपनी को चलाऊंगा। दादाजी तो खुश थे कि वो वापस आ गया है, उससे एक भी हैंकी बैंकी करने की सोचते भी नहीं, और कहते हैं कि अब जिंग जिंग का घर भी सेफ है, वो जब तक चाहे वहाँ रह सकती है। जबकि उधर जिंग जिंग को पनिशमेंट मिल रही थी अपनी मॉम से, क्योंकि उन सबको पता चल गया था कि बैकडोर गू के दादाजी से उसके राब्ते थे। गू भी बहुत खुश होता है कि अच्छा है, इतनी सज़ा तो इसकी बनती ही है। और उसके बाद वो उसे अकेले में मिलता है और कहता है कि तुमने क्या सोचा था कि एक रेन कोट पहनोगी और मुझे स्मेल नहीं पता चलेगी, तुम पकड़ी गई हो और तुम्हारी सज़ा ये है कि अब से तुम मेरी बॉडीगार्ड रहोगी हमेशा के लिए। मैंने गू ग्रुप दोबारा ज्वाइन किया है, ऑफिस भी तुम मेरे साथ ही जाया करोगी। वेल ये सज़ा तो नहीं थी। ये तो जिंग जिंग सुनकर एकदम खुश हो जाती है। अब जिंग जिंग ने गू ग्रुप के सीईओ का बॉडीगार्ड बनना था। ये ड्यूटी काफ़ी टफ होने वाली थी। वो स्पोर्ट्स कार्स की रेसिंग करके प्रैक्टिस भी करती है और साथ में उसने आयमी को भी बिठाया हुआ था। आयमी बेचारी की बहुत बुरी हालत कर देती है। ये सारा कुछ वो गू के साथ तो कर नहीं सकती थी। और उसके बाद वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही होती है। हर तरह से मूव्स की प्रैक्टिस करती है, हर इक्विपमेंट, हर हथियार वो चलाना सीखना चाहती थी। वो सोचती है कि वो अच्छी बॉडीगार्ड कैसे बनेगी। वो मिस्टर गू को कभी भी निराश नहीं करना चाहती थी। जबकि गू हैरान था कि आजकल जिंग जिंग सारा सारा दिन गायब रहती है, कहीं नज़र भी नहीं आती, कुछ तो मुझसे ज़रूर छुपा रही है। लेकिन उसने भी सरप्राइज़ रखा हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग गू का पहला दिन था ऑफिस जाने का और साथ में जिंग जिंग का भी। जिंग जिंग थोड़ा लेट तैयार होकर आती है, लेकिन जब आती है तो सारे उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे। उसने एकदम प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स वाला ड्रेसअप भी खुद को किया हुआ था, हाई हील्स भी पहनी हुई थी और इक्विपमेंट, ग्लासेस, हर चीज़ से रेडी थी। लेकिन सारी गड़बड़ हो जाती है जब चलते चलते वो एक दफ़ा गिरने वाली हो जाती है। यहाँ पर वो अपने सारे एक्शन करके दिखाती है, लेकिन कभी उसे स्टिक बंद नहीं हो रही होती तो कभी वो गू का ही निशाना लेने लग जाती है। वो सारे कहते हैं कि गू के पीछे कोई माफिया नहीं पड़ा हुआ, तुम इतना मत डरो, इतना तैयार ना हो। लेकिन जिंग जिंग सिर्फ खुद को प्रूफ करना चाहती थी। अब जब वो लोग ऑफिस पहुंचते हैं तो वहाँ पर गू को वेलकम करने के लिए कुछ लोग बुके लेकर खड़े हुए थे। वो बुके गिरने वाला था कि जिंग जिंग फौरन से उस बुके को कैच कर लेती है। सारे लोग बहुत इम्प्रेस हो गए थे कि ये कौन 007 आ गई है। अब गू भी देख रहा था कि मैंने तो इसे सिर्फ अपने करीब रखने के लिए इसे जॉब दी है, लेकिन ये जॉब को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले रही है। गू ने तो सारा दिन ऑफिस से बाहर निकलना ही नहीं था, तो ऑफ कोर्स जिंग जिंग ने फारिग ही होना था। अब वो ऐसे ही बैठी बाहर स्केचिंग कर रही थी, क्योंकि मिस्टर ही उसे उसके अलावा कोई और काम भी नहीं देने वाला था। लेकिन वहाँ की एक एम्प्लॉई एक बहाने से उसे एक काम दे देती है कि कुछ सैंपल्स हैं जो मिस बाय तक लेकर जाने हैं। और मिस बाय वो तो उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, ना उसे कुछ बताती हैं कि कहाँ रखने हैं या इनका क्या करना है, बल्कि उसे फिराती रहती हैं। बल्कि उससे कहती हैं कि इतना बड़ा सा प्लांट है, मेरे ऑफिस से ये मूव कर दो।
अब जिंग जिंग को भी गुस्सा आ गया था, आखिर वो कब तक बर्दाश्त करती। कहती है कि मैं गू की बॉडीगार्ड हूँ, आपकी नहीं। इस प्लांट को मैं मूव नहीं करूँगी बल्कि काट ही दूँगी। अब देखते हैं इनकी जेलसी आगे कहाँ को जाती है। ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।